हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएल। आज की क्लास के अंदर हम लोग पिछले एक हफ्ते के भूगोल और पर्यावरण से संबंधित समसामयिकी के ऊपर बात करेंगे। तो अपनी जो समसामयिकी रहने वाली है वो 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक कौन कौन सी न्यूज चर्चा के अंदर रही है, प्रारंभिक परीक्षा के अंदर कौन से संभावित प्रश्न हो सकते हैं, मुख्य परीक्षा के अंदर कौन से प्रश्न हो सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, अपनी क्लास है ना, दो हिस्सों में बटी होती है। एक हिस्सा वो होता है जिसके अंदर हम कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़ के अंदर रहा सियाचिन ग्लेशियर, तो उसको लेकर बात होगी। न्यूज़ के अंदर फॉर एग्जांपल काराकोरम लद्दाख रेंज के बारे में बात होगी, वो न्यूज़ में रहा। और दूसरा जो अपना होता है वो होता है जो अपनी मुख्य परीक्षा है, और उन्हीं में से कुछ प्रारंभिक परीक्षा वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं अब आपको बात करूँ, जैसे अभी न्यूज़ में हम लोग पढ़ेंगे रामसर के बारे में, रामसर साइट्स के बारे में। तो 4 रामसर साइट्स नए को शामिल किया गया है रामसर साइट्स के अंदर भारत के। अब ये जो रामसर साइट्स है, अब यहाँ पर एक तो प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, और दूसरा क्या है, मेंस के लिए रामसर साइट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ देगा। तो आइए देखते हैं एक बार आज की क्लास के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो अपना पहला टॉपिक रहने वाला है जो प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। ये नया नियम आया है और उसने संकल्पना की है कि 2022 तक, 1 जुलाई तक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा है जल मौसम संबंधित आपदाएं। अभी रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर हमने 4 भयंकर जो है चक्रवात झेले हैं, और ऐसे ही कोंकण तट के ऊपर भी बहुत सारी आपदाएं होती जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो जल मौसम संबंधी आपदा है, उसको लेकर है। तीसरा है पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दा है वो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। अभी हम 2 ही चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, डीजल और पेट्रोल वाहनों को हटाकर या तो इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर हम लोग हाइड्रोजन मिशन जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल फिलहाल में घोषणा की है किसका शुभारंभ करने के लिए, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो योजना थी उसका शुभारंभ करने के लिए। फिर अगला जो आता है वो सियाचिन ग्लेशियर की न्यूज़ है, प्रीलिम्स की न्यूज़ है। जो क्लो मेंबर की टीम थी, एक विकलांग दल का समूह है, उनके द्वारा यहाँ पर फतह की गई है, तो सियाचिन ग्लेशियर न्यूज़ में है। लास्ट की जो न्यूज़ है वो गुजरात और हरियाणा के 2 रामसर साइट्स के अंदर उनको शामिल किया गया आर्द्र भूमियों को, और वो क्या है उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहली न्यूज़ को। चलिए, प्लास्टिक प्रबंधन संशोधन नियम 2021। आप देख सकते हो प्लास्टिक जो है आज के समय सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण प्लास्टिक बन चुकी है। अब अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया के कुछ मामलों के अंदर सराहना देनी पड़ेगी। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर लगभग 11 kg, और आप लोग बात करो वर्ल्ड लेवल पर ये डेटा है 28 kg का। इंडिया के स्तर पर हमारा पर्यावरण प्रदूषण अपशिष्ट वगैरह जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि इंडिया ने प्रण लिया है 2022 तक बीट पॉल्यूशन अभियान के तहत प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना है। अब उसी की तर्ज पर काम करते हुए यहाँ पर एक नया नियम आया है, और उस नए नियम के अनुसार क्या किया गया है, 2 चीज़ें की गई उस नए नियम के अनुसार। पहली, 1 जुलाई 2022 तक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक का आयात हो, उसका निर्माण हो या फिर उसका उपयोग हो, उसको हम लोग क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। तो आयात, निर्माण या फिर उसका उपयोग हो या फिर उसका दोबारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको समाप्त करने की बात की गई है। तो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने की बात की गई है। दूसरा, अपशिष्ट जो है पदार्थ है उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने की बात की गई है। और अगर एक शब्द में कहूं तो प्लास्टिक को समाप्त करने की, प्लास्टिक को बैन करने की यहाँ पर बात की गई है। हर चीज़ को शुरू करने के अंदर समय लगता है और हर चीज़ की समाप्ति का एक समय होता है। चूंकि ये पर्यावरण के अंदर आ चुकी है तो एकदम से हम ये नहीं बोल सकते कि 1 महीने 2 महीने के अंदर सारी चीज़ों को कर देंगे। हमने बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं बीट पॉल्यूशन प्रोग्राम के तहत, जिसके अंदर हम लोग सिंगल पे यूज प्लास्टिक को समाप्त करने के तरफ जा रहे हैं। तो अब ये नया नियम कहता है जो कि 1 जुलाई 2020 तक समाप्त करने की बात करता है। अब देखते हैं एक बार। अब देखो नए नियम के अंदर क्या क्या है, एक बार वो थोड़ा सा आपको पढ़ना है। सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। इसका मतलब ये है जैसे कैरी बैग हुआ,
जैसे प्लास्टिक की बोतलें हुई, जैसे कप हुआ, कटलरी वगैरह हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। तो 1 जुलाई 2020 तक इनका जो भी निर्माण होता है भारत के अंदर, इनका आयात होता है, इनका भंडारण होता है, इन सबको समाप्त करने की बात की गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक एक बार इस्तेमाल होती है, उसके बाद वो समुद्र के जल में मिल जाती है या फिर वो हमारी भूमि में मिल जाती है, तो उसकी वजह से भूमि भी बंजर होती है और उसकी वजह से जलीय जीव भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। और उस जलीय जीव से कौन प्रभावित होता है? हम प्रभावित होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इनको समाप्त करने की बात की गई। लेकिन ऐसे प्लास्टिक जिनको कंपोस्ट किया जा सकता है, जिनका पूर्ण चक्रण हो सकता है, पूर्ण चक्रण संभव हो सकता है, उसके लिए निर्मित वस्तुओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्योंकि एक चीज देखो, अगर हम प्लास्टिक से शिफ्ट करते हैं किसकी तरफ? खादी की तरफ। लेकिन उस खादी की तरफ शिफ्ट करने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था से प्लास्टिक को निकालना पड़ेगा। और बता देता हूं मैं आप लोग को, जो प्लास्टिक उद्योग है वो पिछले कुछ समय में काफी लाभदायक रहा है, प्रॉफिट के अंदर रहा है। तो ऐसे के अंदर इन व्यापारियों को हटाना है यहां पर, और किसकी तरफ शिफ्ट करना है? खादी की तरफ। और खादी की तरफ शिफ्ट करने के लिए हमें 2-3 साल का समय चाहिए। और जो प्लास्टिक पर्यावरण में आ चुका है, जो प्लास्टिक यहाँ पर मौजूद है, जो पहले से आ चुका है, बन चुका है, उनको भी समाप्ति के लिए कुछ समय चाहिए। तो ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसको समाप्त करने की बात की गई है, प्रतिबंध करने की बात की है। जो कंपोजिटेबल है, प्लास्टिक है, उनसे निर्मित जो वस्तु है उन पे ये लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अगला देखना, ये जो अधिसूचना है इसमें सूचीबद्ध प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को छोड़कर, मतलब यहां पर बता दिया गया है कि ये प्लास्टिक है, ये इसके अंदर नहीं आएगी, और बाकी जो वस्तुएं है उन पर सरकार क्या लगाएगी? प्रतिबंध लगाएगी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी कि जिन प्लास्टिक को सूचीबद्ध किया गया है उनके लिए भी सरकार ने नियम बनाए हैं, और वो क्या नियम है वो अभी एक बार थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। तो इन वस्तुओं को छोड़कर जो इस नियम के तहत सूचीबद्ध की गई है, बाकी को छोड़कर सरकार द्वारा उन प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने हेतु उस चीज की अनुपालना करने की अधिसूचना जारी की गई। और यह भी कहा गया है कि 10 साल तक का इसके अंदर समय दिया जाता है। देखो गौर से सुनना है, जो सूचीबद्ध प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं है इसके अंदर, उनको छोड़कर भविष्य के अंदर अन्य प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार द्वारा उद्योगों को इन नियम का पालन करने की अधिसूचना जारी की तारीख से 10 साल तक का समय दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भविष्य के अंदर भी हम ऐसी वस्तुएं जारी करते हैं तो जिस दिन अधिसूचना जारी होगी उससे 10 साल के अंदर अंदर उसको समाप्त करना होगा। मेन मकसद है प्लास्टिक को ही खत्म करना है। कुछ सूचीबद्ध वस्तुएं हैं उनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। एक फिर क्या आता है तरीका, जो छोटे छोटे प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक, अब उनको अपशिष्ट होने में भी टाइम लगता है और उसके बाद वो लंबे समय तक चलते हैं वातावरण के अंदर। तो इसका निपटान करने के लिए हम एकदम से प्लास्टिक को नहीं हटा सकते, एक तरीका निकाला गया। वो तरीका क्या है कि हल्के वजन वाले जो प्लास्टिक कैरी बैग है, जैसे आप आज भी दुकानों पे जाओगे, किसी बेकरी शॉप पर जाओगे या फिर किसी दूसरी जगह पर जाओगे, मिठाई के डब्बे पर भी प्लास्टिक किए जाते हैं, सिगरेट का जो पैकेट होता है वो भी प्लास्टिक का होता है, कैरी बैग, कटलरी, वो तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। ज़्यादातर आज के टाइम पे कैरी बैग कागज़ के ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये किया गया है कि इसकी वजह से जो कचरा है वो फैल रहा है। 20 सितंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई जो है वो 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 तक इसको 120 माइक्रोन कर दी जाएगी। तो उसकी मोटाई को कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्लास्टिक का प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन कर सके। तो 2021 तक ये प्रण लिया गया है 50 से 75 माइक्रोन, और दिसंबर 2022 तक यहाँ पर ये प्रण लिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना 1 जुलाई का जो टारगेट है, सबसे पहले ये फोकस रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे हम उन चीज़ों को अर्थव्यवस्था से निकालेंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। तो ये था कुछ नया नियम जो आपको ध्यान रखना है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है? अब मैंने आप लोगों को बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक जिसका पुनः चक्रण संभव नहीं है, जिसको दोबारा से हम लोग उपयोग में नहीं ला सकते, और एक बार अगर वो आ गई तो अर्थव्यवस्था के अंदर लंबे समय तक चलती है, हमारे पर्यावरण के अंदर लंबे समय तक चलती है। तो ऐसी प्लास्टिक को, जिसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, जैसे पानी की बोतल, एक बार पुआल, कप आदि, पुनर्चक्रण भारत में लगभग
26,000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करते हैं ये, ठीक है। तो कप, कटलरी वगैरह ये सारी चीजें हुई, ये किसके अंदर आएगी? सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर। और यहां पर डेटा बता रहा है कि एक दिन के अंदर कितना टन प्लास्टिक उत्पादन करते हैं ये? 26,000 टन प्रतिदिन प्लास्टिक उत्पादन होता है। अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा, लेकिन लगभग 10,000 टन कचरे का एकत्रण नहीं किया जा सकता। 26,000 टन ऐसा है कचरा है जो प्लास्टिक है जो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इसमें से 10,000 टन ऐसा कचरा जिसका एकत्रण नहीं किया जा सकता। अब ये क्या होता है? ये मिलता है भाई समुद्र के अंदर, और समुद्र के अंदर किसको प्रभावित करेगा? जलीय जीव। अब मैं एक इमेज आपको दिखाऊंगा, उसमें बताया गया है कि 2050 तक समुद्र के अंदर मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। आज के समय में भी आपके जो बच्चे होंगे या उनके जो बच्चे होंगे, जब आप उनको लेकर जाओगे समुद्र किनारे किसी बीच पर, तो आपको वहां पर मछलियों से ज्यादा, समुद्र के पानी से ज्यादा आपको प्लास्टिक दिखाई देगा। तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर ये किया गया है। अब सवाल उठता है कि प्लास्टिक बैग के प्रतिबंध लगाने का कारण, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का क्या क्या कारण है? तो सबसे पहले तो जो वर्ल्ड वाइड फंड है WWF, उनके अनुसार प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और इसको विघटित होने में समय लगता है। मतलब ये जो प्लास्टिक है इसको तोड़ने में, टूटने में टाइम लगेगा, और जब टूटने में समय लगेगा तो ये 3 तरीके से आप देख सकते हो, या तो ये भूमि के अंदर मिलेगा जाकर, या पानी के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। या तो भूमि में जाकर मिलेगा, और जब ये भूमि में प्लास्टिक जाकर मिलेगा तो भूमि की उर्वरता, उसकी उत्पादकता को क्या करेगा? कम करेगा। और ये उर्वरता, उत्पादकता कम होगी तो भूमि किसके अंदर बदल दी जाएगी? बंजर भूमि। आज भी बहुत सारे राज्यों को आप लोग देखते हो तो वहां पर उन राज्यों की कुछ भूमियां, हालांकि भारत के अंदर अभी प्लास्टिक प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या उभर कर नहीं आई है, तो आज भी आप लोग देखते हो तो बहुत सारे राज्य, उनकी कुछ भूमि आपको कैसी दिखाई देगी? बंजर। और किसके कारण? इसके कारण। दूसरा क्या है? पानी, जल। जब जल के अंदर ये लोग घुलते हैं तो मछलियां उन छोटे छोटे प्लास्टिक को अपना चारा समझ कर लेते हैं। जब वो उनको खाते हैं तो उनका तंत्र प्रभावित होता है, और उनको फिर कौन खाते हैं? हम लोग खाते हैं, और उससे बहुत सारी कैंसर की डिजीज हो सकती है। ये है दूसरा। अगर आप लोग देखते हो कि जलीय जीव जो है उसको प्रभावित करता है। अब यहां पर जो प्लास्टिक थैलियों के, इनसे जो अपशिष्ट से जो रसायन निकलते मिट्टी में प्रवेश करते और उसको क्या बना देते हैं? बंजर बना देते हैं। वो उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, कैंसर डिजीज से हम जूझ रहे हैं। अब एक डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिर एक क्या है कि जल निकास के लिए, अब हमने देखा कि ये समुद्र है या ये नदी है या एक पूरा कचरा है, यहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ है, और ये है यहाँ से जल निकल रहा है, जल की निकासी हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना हो तो कुछ समय पहले का दिल्ली देख सकते हो। दिल्ली के अंदर ये समस्या दिखाई, मुंबई देख सकते हो इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो प्लास्टिक है वो जल के साथ घुलकर आएगा, इस नाली के अंदर फंस जाएगा, और जब वो इसके अंदर फंसेगा तो कहीं ना कहीं जो जल निकास है वो रुक जाएगा, और जब जल निकास रुकेगा यहाँ पर जल इकट्ठा हो जाएगा, वाटर लॉगिंग, जल जमा हो जाएगा, तो उससे बहुत सारे मच्छर वगैरह, बहुत सारी बीमारियां वगैरह वातावरण के अंदर आएगी। तो बीमारी आएगी तो वो डायरेक्टली सीधा प्रभाव डालेगी किसके ऊपर? हमारे ऊपर। तो ये कुछ प्रभाव देखने को मिले हैं, इसलिए प्लास्टिक बैग को प्रतिबंध लगाने को लेकर बात चल रही है यहाँ पर। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो, ये थोड़ा सा आपको फिगर ध्यान रखना है। अब इसके अंदर क्या है? फैक्ट के अंदर बताया गया कि 10 मिलियन टन प्लास्टिक, समुद्र की अगर हम लोग बात करें तो मेन तो हम लोग समुद्र को ही देखेंगे। 10 मिलियन टन प्लास्टिक जो है वो ओशियन के अंदर, समुद्र के अंदर हर साल एनुअली डंप किया जाता है। आप कुछ भी लेते हो, सबसे ज़्यादा तो आप खुद के लेवल पर देखो, आपने पानी की बोतल पी समुद्र के किनारे, वहाँ पर चाय का कप वगैरह जो प्लास्टिक के अंदर मान लो इस टाइप से मिलता है, आपने लिया, वो समुद्र के अंदर फेंक दिया। तो लगभग 10,000 टन प्लास्टिक इसके अंदर जाता है, वो जाता है ओशन के अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये जो 10 मिलियन टन जाएगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 9% प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल्ड होता है। ठीक है,
9% साइकिल रिसाइकल होता है और उसकी वजह से यहां पर जो समुद्री जीव है, जो बाकी की चीजें हैं, वो 100% इनको क्या करती है, माइक्रोप्लास्टिक को खाती है, लेती है अपने अंदर। फिर क्या है कि जो मानव है, ह्यूमन है, लगभग 40 पाउंड प्लास्टिक जो है वो अपने पूरे समय के अंदर इनटेक करता है। क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, समुद्री जीवों के ऊपर, या वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, जैसे वातावरण के अंदर जो चीज़ मौजूद है उसके अंदर, तो वो इसको लेता है। फिर आप लोग देखते हो तो 50% प्लास्टिक जो है 380 मिलियन टन पर ईयर सिंगल यूज पर्पज के लिए, जिसको 1 मिनट के लिए यूज किया जाता है और फेंक दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पर कूड़ा देख सकते हो, प्लास्टिक की बोतलें हुई, कैरी बैग वगैरह हुए, या फिर कप हुआ, कटलरी वगैरह हुआ, ये जो है सिंगल यूज प्लास्टिक है। तो 50% तो यही आ रहा है समुद्र के अंदर। तो 10 मिलियन का मतलब 5 मिलियन तो यही है। तो सबसे पहले आप इसको ही बैन करो। 1 मिलियन अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 1 मिलियन एवरी ईयर, प्रत्येक साल प्लास्टिक पोल्यूशन से जो है मेराइन के समुद्री जीव वगैरह जो मर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं समुद्री जैव विविधता भी प्रभावित होगी। और फिर एक चीज़ और बताई गई है कि अगर इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, इनको रोका नहीं गया, एक फाउंडेशन है उसकी रिपोर्ट आई है, उसने बताया कि 2050 तक हमारे समुद्र में मछलियों से ज़्यादा क्या होगी, प्लास्टिक होगी। तो आप एक चीज़ देखो, 50% तो हमारे पास क्या है, 50% तो प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक है सिंगल यूज वाली, तो पहले इसको खत्म करो, फिर उसके बाद इनको लेकर जिनका अपशिष्ट भी हो रहा है और जिनका पुनर्चक्रण भी हो रहा है, उनको लेकर सरकार को नीतियां बनानी चाहिए। अब यहाँ पर नैतिक दुविधा कुछ आ रही है। नैतिक दुविधा क्या आ रही है कि जो ऑल इंडिया प्लास्टिक एसोसिएशन है, जो इस पूरे कारोबार को देखता है, उसने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को आप बैन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के अंदर अर्थव्यवस्था से उसको निकालने के लिए हमें 1 साल नहीं 2-3 साल का समय चाहिए। मतलब अभी जो हमने प्रण लिया है 1 जुलाई 2022 का, उसको बढ़ाकर 2023 किया जाए। फिर तीसरा क्या है, अब उनका पॉइंट ये भी कहना है कि जो इससे जो हमारा उद्योग धंधा चल रहा है, इन सब चीज़ों से पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है। तो हम उस उद्योग धंधे से शिफ्ट होना पड़ेगा हमें, और लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। फिर तीसरा क्या है कि आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि प्लास्टिक और बाकी जो देखोगे तो उसके अंदर पैसों का भी फर्क आता है। तो जनता क्या है, एक तरफ प्लास्टिक की चीज़ है और उसको एकदम से महंगा करना है, और महंगा करने के लिए जनता के बीच बेचना भी है, और ऐसी जानकारी भी उनके बीच में फैलानी है। तो एक ये कर सकते हैं कि भाई इसको बढ़ाने का जो उनका समय है वो थोड़े से नैतिक दुविधा में फंसे हुए हैं। फिर दूसरा क्या है कि इकोनॉमी के लिए एक अच्छा खासा जो है पैसा उत्पन्न करता है, उसको फिर शिफ्ट करना होगा। ये कुछ दुविधा यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब भारत द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, एक बार वो देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि 2022 तक भारत ने प्रण लिया है, और इसी के अंदर 2022 में अगर आप लोग देखते हो तो कौन सा कार्यक्रम, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, इसका संकल्प लिया है। और इसके तहत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की बात की गई है, और इस प्रयास को विश्व स्तर पर भी सराहाया गया है। विश्व स्तर पर भी इस प्रयास की सराहनीय कहा गया कि भारत ने एक सराहनीय कदम उठाया है। दूसरा आप लोग देखते हो कि 2019 के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा हुई थी, उस पर भारत ने एकल यूज सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद से होने वाला जो प्रदूषण है उसके समाधान के लिए भी एक प्रस्ताव पेश किया था। मतलब किस तरीके से हम उसको हटा सकते हैं पर्यावरण से, किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी से उसको हटा सकते हैं। 2019 के अंदर भारत ने ऐसे एक प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, तो ये कुछ भारत सरकार द्वारा 2 प्रयास किए गए, जो एक 2022 तक सिंगल बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, दूसरा 2019 के अंदर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, चुनौतियां क्या क्या आ रही है, चुनौतियों के बारे में मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस किया है। सबसे पहली चुनौती क्या है, नैतिक दुविधा है। दूसरा क्या है, प्लास्टिक से खादी की तरफ अगर हमें शिफ्ट करना है तो इससे जो संबंधित उद्योग है वो प्रभावित होगा, और प्लास्टिक उद्योग कुछ समय से लाभप्रद स्थिति में, लाभ की स्थिति में। तीसरा चौथा क्या है,
चुनौतियां ये भी है इसके पुनर्चक्रण के लिए अभी संभावित कुछ योजनाएं सरकार की ऐसी तैयार नहीं है और सरकार को ऐसी योजना बनानी होगी। तो ये कुछ नैतिक दुविधाएं इसको लेकर और बाकी की सब चुनौतियां इसको लेकर आ रही है। अगली न्यूज देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगली न्यूज के ऊपर। तो प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर अपनी बात हुई। अगला जो है जल मौसम संबंधी जो आपदाएं है, हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल कैलेमिटीज। अभी एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया है कि पश्चिम बंगाल हुआ, कोंकण तट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो आपको दिखाई देगा कि कुछ समय में ये वाला पश्चिमी घाट तक का तट और पूर्वी घाट, यहां पर अपनी बंगाल की खाड़ी है और यहां पर अपना अरब सागर है, अरेबियन सी है। पहले बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात आते थे, अब कुछ समय से अरब सागर के अंदर ज्यादा चक्रवात आते हैं। और जब ये चक्रवात आते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर इस पूरे घाट को, पश्चिमी घाट, इसकी जैव विविधता को प्रभावित करते हैं और बहुत सारे लोग की मृत्यु हुई है इसके अंदर। और इसी तरीके से बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल में जो चक्रवात आ रहे हैं उसकी वजह से यहाँ के जलीय जीव प्रभावित होते हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और यहाँ के लोगों की मृत्यु होती है। तो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो जल मौसम है, जल मौसम द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है और उसके कारण इसके कारण चक्रवात कौन कौन से, जैसे फ्लैश फ्लड्स हुआ, अचानक से बाढ़ आ गई, बादल फट गया, या फिर भूस्खलन हो गया, या फिर चक्रवात आ गया, इनके कारण जो मौत हुई है उसको देखा गया है। तो ये जो जल मौसम संबंधित आपदाएं है और उनके खतरे जो है, संभावित खतरे जो है, उनको लेकर रिपोर्ट जारी की गई और कहा गया कि पिछले कुछ समय में इन्हीं के कारण 4600 से ज़्यादा, कितनों से ज़्यादा, 4600 से ज़्यादा मौतें हुई है। इन 4600 मौत का आंकड़ा इसी के अकॉर्डिंग आया गया। तो इनके लिए कुछ हमें समन की रणनीतियाँ बनानी पड़ेगी, कुछ मिटिगेट करना पड़ेगा, कुछ फंड जारी करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए सरकार को और प्रयास उठाने पड़ेंगे। तो ये कुछ रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई देगी। अब देखो यहाँ पर फैक्ट एग्जैक्ट डेटा क्या कहता है। एग्जैक्ट डेटा ये कहता है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान, 4600 तो मैंने लगभग पिछले 1-2 वर्षों का ही बताया, और अगर पिछले 3 साल में देखो तो इसके अंदर 6800 लोगों की मौत हुई, जान चली गई इसी कारण। और दूसरा क्या है कि इन सभी में देखोगे तो आपने देखा है कि पिछले 4 वर्षों के अंदर, अगर आप लोग देखोगे, पिछले 2019 से लेकर 2021 तक देखोगे, 2 के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर 4 चक्रवात आ चुके। पहला चक्रवात आया था फानी मई 2019 में, फिर बुलबुल, फिर अम्फान और यास। फानी, बुलबुल, अम्फान और यास, ये 4 चक्रवात आए हैं। और पिछले 2 साल के अंदर 2019 से लेकर 2021 तक, मई के अंदर फानी आया था और अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है। तो पिछले 2 साल के अंदर ये 4 तूफान आए हैं और इनकी चक्रवात आए और इनकी वजह से पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मौत दर्ज हुई है। ठीक है, तो ये डेटा सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर देखा गया है। फिर तीसरा क्या है, ये तो हुआ सिर्फ और सिर्फ क्या, एक चक्रवात वाला प्रभाव जिसके कारण पश्चिम बंगाल प्रभावित होता है। दूसरा अगर आप लोग देखोगे, उत्तराखंड की त्रासदी आपको ध्यान है, जम्मू कश्मीर आप देखोगे तो ये जो अपना हिमालयन क्षेत्र है, यहां पर 2 चीजें खास होती है। एक हिमस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है, और दूसरा अपना भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड और स्नोफॉल। तो ये जो है उनके कारण भी लोगों की मृत्यु हुई है। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि अत्यधिक वर्षा की घटनाएं, बादल फटना, उनको भी इन आपदाओं के कारण के अंदर शामिल किया गया है। भूस्खलन की घातक घटनाएं हमने देखी। ठीक है, अब पहाड़ी एरिया के अंदर लोगों के घर बने हुए हैं और वहाँ पर जैसे ही ग्लेशियर भी पिघलता है या कुछ ऐसे भी होता है, तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है तो स्नोफॉल होता है। या फिर आपने उत्तराखंड की त्रासदी देखी, उसमें कितने लोग मारे गए। तो ये सब की सब घटनाएं जो है हिमालयन राज्यों के अंदर, और खासकर उसमें पश्चिमी घाट और देखोगे और कोंकण क्षेत्र देखोगे, वहाँ पर हर साल होती है और वहाँ पर लोग मारे जाते हैं। ठीक है, अगला आप लोग देखोगे तो इस पूरी प्रक्रिया के तहत राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष होता है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हमने कुछ रणनीतियां बना रखी है। उसके अंदर राज्यों को ये अधिकार दे रखा है कि आप अपने स्तर पर ऐसी जो है समन की रणनीतियां बनाओ। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष है, केंद्र सरकार द्वारा उसकी धनराशि दी जाती है और उसमें सबसे अधिक धनराशि किसको मिली है, महाराष्ट्र को मिली है। ठीक है, तो महाराष्ट्र को सबसे अधिक धनराशि आवंटित की गई है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे इसके। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ नीतियां या कुछ ऐसी पहल सरकार की जो इसके अंतर्गत आती है। अब देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपदा प्रबंधन के अंदर हमने कुछ इस तरीके का प्रोग्राम चला रखा है। सबसे ऊपर हम लोग रखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्राधिकार। ये पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर देखेगा। फिर इसी से नीचे काम करता है एक राष्ट्रीय आपदा योजना। ये प्राधिकार है, योजना है। फिर उससे आप लोग नीचे आओगे तो फिर राज्य स्तर पर, और फिर आपको दिखाई देगी किस स्तर पर, जिला स्तर पर। तो कुछ इस तरीके का 4 स्टेज का, 4 चरण का हमारे प्रोग्राम चल रहा है आपदा प्रबंधन के तहत, जिसमें राष्ट्रीय स्तर और फिर भारतीय राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर, इन पर कुछ रणनीतियां बनाई जाती है। फिर नीतियां, कुछ नीतियां है सरकार की, कुछ पहल है, ये तो मैंने बताया। एक ये है कि सेंडाई, जो कि जापान के अंदर एक जगह है, 2015 के अंदर यूएनओ के जितने भी मेंबर कंट्री थे उन्होंने इस फ्रेमवर्क पे साइन किए। और इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ये हुआ कि 2015 से 2030 तक, अगले 15 साल तक जो जो हस्ताक्षर करता देश है वो इसी तर्ज पर काम करेगा। क्या कि कितने लोग की मृत्यु हुई है, उनके लिए रणनीतियां बनाना, आपदा के जोखिम को कम से कम करना, आपदा निपटारण हेतु कुछ उपाय अपनाना या आपदा के निवारण हेतु कुछ उपाय अपनाना, आपदा के बाद जो घटनाएं होती उनके निवारण हेतु, आपदा से पहले की घटनाएं। ठीक है, तो इन सब नीतियों के ऊपर सरकार ने कहीं ना कहीं कार्य किया है। सेंडाई फ्रेमवर्क का ये एक जो है भारत एक हस्ताक्षर करता है जो आपदा जोखिम को न्यूनीकरण करता है। 2015 में साइन किया था, 2030 तक की योजना है। फिर आप लोग देखते हो दूसरा पहल सरकार का क्या है कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय जो है, इसका भी भारत क्या है, एक भागीदार देश है और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर वो इस तरीके के कदम उठा रहा है। फिर आप लोगों को मैंने बताया यहाँ पर कि जो ये 4 स्तर पर, राष्ट्रीय, फिर दूसरा राष्ट्रीय योजना, फिर राज्य और जिला स्तर पर भारत जो है वो काम कर रहा है। फिर एक क्या है कि चूंकि आपदा है, मौसम की घटना है, तो मौसम की घटना को हम ऐसे देख कर नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमने क्या किया है, 2015-16 के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या एनडीएमए हुआ या नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड हुआ, इन्होंने सबने मिलकर एक वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल वीसैट नेटवर्क की स्थापना की है। सैटेलाइट के जरिए यहाँ पर पता लगा रहे हैं कि किस क्षेत्र के अंदर आपदा की संभावना ज़्यादा है। अब उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम कुछ रणनीतियाँ जरूर बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी चक्रवात आ रहा है तो चक्रवात के अंदर जाकर लो हमने कुछ ऐसा कर दिया कि वो चक्रवात रुक गए, नहीं, लेकिन रणनीतियाँ जरूर बना सकते हैं। भूकंप को लेकर ये कार्यक्रम चल रहा है। ज्वालामुखी, भारत के अंदर तो ज्वालामुखी होता नहीं है, लेकिन ज्वालामुखी को लेकर सरकार अंडमान निकोबार को में लेकर कार्य कर रही है। ज़्यादा हमारे यहाँ पर क्या है, चक्रवात हुआ, हिमस्खलन हुआ, भूस्खलन हुआ, फ्लैश फ्लड्स हुआ, ये घटनाएं ज़्यादा है, तो इनको लेकर सरकार काम कर रही है। और इसके लिए सरकार ने देश भर के अंदर आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना की गई है ताकि बाधा रहित, कोई भी बाधा ना हो इस वीसैट के जरिए और एक जगह से दूसरी जगह पर पूरा संचार हो पाए। तो ये कुछ सरकार की नीतियां या सरकार की कुछ क्या है, पहल है। चलिए अगली न्यूज के ऊपर चलते हैं और अगली न्यूज जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अभी का जो दौर है ना, वो हम एक सबसे बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं और वो है पर्यावरण की समस्या, प्रदूषण की समस्या। तो एनजीटी ने कुछ टाइम पहले डीजल व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल को बैन किया। जब इनको बैन किया तो हमारी शिफ्टिंग हुई किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ जब हमारी शिफ्टिंग हुई तो उसके अंदर ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर सरकार का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो सरकार को ऐसे व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए। सरकार ने सब्सिडी देनी शुरू की। फिर अब एक दूसरा विकल्प और निकल कर आया और वो था हाइड्रोजन।
तो इसका शुभारंभ देखो क्या है, अभी हाल फिलहाल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस नेशनल हाइड्रोजन मिशन का क्या किया है, शुभारंभ किया है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाना है, किस हेतु, हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात हेतु, कि हम अपने स्तर पर हाइड्रोजन का उत्पादन और निर्यात कर सके। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 2-3 तरीके से मौजूद है। हाइड्रोजन या तो वो जल के रूप में है, या फिर वो कार्बन के साथ आपको दिखाई देगा, या फिर आपको वो किसी मिश्रण के साथ आपको दिखाई देगा। और सबसे बड़ा तो हम लोग स्रोत जल के रूप में देखते हैं। जल में H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। अब यहां पर हमें ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें यहां पर, तो भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाना है हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात है। तो इससे क्या होगा कि वाहवाही तो होगी, वो तो एक अलग चीज है। दूसरा क्या होगा कि हम जो बाकी चीजों से जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि बाकी चीज, दूसरे देशों को हम अपने हाइड्रोजन की तरफ खींच पाएंगे। तो एक उत्कृष्टता केंद्र यहां पर दिखाई देगा। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई, 2021 के जो बजट स्पीच थी अपनी, वित्त मंत्री जी द्वारा यहां पर एक मिशन की स्थापना की थी, और वो थी राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। यहां पर घोषणा की गई थी, जिसका मेन उद्देश्य क्या था, जो हरित ऊर्जा संसाधन है उसमें हाइड्रोजन का उत्पादन करने में सक्षम बनाना है। तो अपना एक ही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन कार्यक्रम के तहत, यहाँ पर हरित ऊर्जा संसाधन के तहत भारत को एक मुख्य उत्पादनकर्ता देश बनाना है हाइड्रोजन का। चलिए, ये तो अपना मिशन के ऊपर बात हुई, क्या कुछ घोषणा की गई है हाल फिलहाल में। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन ईंधन क्या है। अब हाइड्रोजन के ऊपर अगर आप लोग बात करो तो देखो, आपको पता है कि जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ने से कहीं ना कहीं प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है। औद्योगिकरण बढ़ने से लोग बाग शिफ्ट हो रहे हैं। आजकल साइकिल कौन चलाता है, कोई नहीं चलाता। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अभी आने लगे, लेकिन पहले तो डीजल और पेट्रोल ही चलते थे। आज के समय हर एक वो व्यक्ति जिसको लगता है कि मेरी औकात बाइक की है, मेरी औकात सिर्फ इस चीज़ की है, साइकिल की है, वो बाइक ले रहा है। और बाइक वाला गाड़ी ले रहा है, गाड़ी वाला और बड़ी गाड़ी के लिए सोच रहा है। और ये सच भी है। और उसकी वजह से क्या होता है, अब जाना चाहिए अगर एक जगह से दूसरी जगह, अगर हम लोग पैदल भी चल सकते हैं, मान लो 700, 800, 1000 मीटर भी चलना है, 1 किलोमीटर भी चलना है, तो हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं किसके ऊपर चलते हैं, बाइक के ऊपर या गाड़ी के ऊपर चलते हैं। और उसकी वजह से पर्यावरण कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो खैर वो तो एक अलग चीज़ हो गई। अब हाइड्रोजन अगर आप लोग देखते हो तो हाइड्रोजन जल के यौगिक के रूप में अवस्थित है। अकेला हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, उसके कारण बताऊंगा। तो यहां पर वातावरण के अंदर आप अगर हाइड्रोजन को एकल रूप में देखोगे तो वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोग को बता देता हूं, हाइड्रोजन एक हल्का पदार्थ है। जब अपनी पीरियोडिक टेबल आती है तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन एक हल्का पदार्थ है। हल्का पदार्थ होने के कारण हवा से भी हल्का है, और जब ये थोड़ा सा भी ये गर्म होगा तो ऊपर की तरफ उठेगा, और ऊपर के उठने के बाद ये गैसों के अंदर मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन अगर आप लोग वातावरण में शुद्ध रूप में देखोगे तो शुद्ध रूप में वातावरण में मौजूद नहीं है, वो अन्य गैसों के साथ मिला हुआ है। फिर दूसरा, हाइड्रोजन हमारे तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो साइंस में 11वीं क्लास के अंदर हाइड्रोजन एक चैप्टर ही हुआ करता था, जिसको टीचर नहीं पढ़ाते थे। जहां कहीं भी होता था एक्सेप्शन हाइड्रोजन चलता था। मेटल नॉन मेटल क्या है काउंट कर लेते थे दोनों में। दूसरा क्या है कि तरल के रूप में भी, लिक्विड के रूप में भी है, और ये गैस के रूप में भी है। फिर एक गैर विषाक्त है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, इस तरीके का ये पदार्थ होता है। तो यहां पर है कि ये जल के साथ मिला हुआ है। अब जल के साथ मिला हुआ है तो आपको पता है कि जल का सूत्र है H2O। यहां पर हाइड्रोजन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है। तो सनलाइट पड़ेगी। सनलाइट के अंदर क्या होगा, ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद वाष्पीकरण होगा तो ऑक्सीजन ऊपर की तरफ उठेगी। दूसरा क्या है कि हाइड्रोलिसिस के जरिए हाइड्रोजन के अणु नीचे की तरफ आएंगे, ऑक्सीजन ऊपर की तरफ गई, हाइड्रोलिसिस के जरिए, हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि हाइड्रोजन को तोड़ देना वाटर से।
ये हाइड्रोजन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर इनकी स्टोरेज होगी और इसको फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर बदला जाएगा। और जब ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर बदला जाएगा तो फिर ये H2O के अंदर जाकर फिर वातावरण के अंदर विलीन हो जाएंगे। तो एक पुनर्चक्रण की प्रक्रिया भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोजन युक्त गाड़ियों के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन एक अच्छे ईंधन के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। और आज तो ये भी हुआ है कि जो अपने स्पेस क्राफ्ट वगैरह है, उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो हम ईंधन यूज़ करते हैं, उस ईंधन को हटाकर हम हाइड्रोजन ईंधन का भी इस्तेमाल करेंगे। हालांकि उसमें भी हो रहा है, लेकिन और बड़े स्तर पर हम कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें भंडारण की, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को अगर आप लोग देखते हो तो भौतिक रूप से गैस या तरल के रूप में क्या किया जा सकता है, भंडारित किया जा सकता है। मैंने पहले भी बताया कि हाइड्रोजन जो है दो रूप में मौजूद है, एक तो अपना किसके रूप में, गैस, और दूसरा किसके रूप में, तरल के रूप में। गैस में अगर भंडारण करना है तो आपको दिखाई देगा कि गैस में भंडारण के लिए हमें उच्च दाब वाला कुछ टैंक वगैरह कुछ पदार्थ ऐसा चाहिए। अगर उच्च दाब वाला टैंक है तो वो गैस के रूप में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और अगर आपको तरल के रूप में करना है तो तरल के रूप में हमें क्रायोजेनिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्रायोजेनिक क्या होता है, क्रायोजेनिक का मतलब ये होता है, क्रायो मतलब सॉलिड, ऐसा लिक्विड जिसको सॉलिड बनाया गया माइनस टेम्परेचर पर ले जाकर। तो जो हाइड्रोजन होता है उसका खुद जो टेम्परेचर होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है, पर वो होता है उसका क्वथनांक जो है -252.8 माइनस में। अब हम लोग जैसे क्रायोजेनिक फ्यूल का यूज़ करते हैं स्पेस क्राफ्ट वगैरह के अंदर, जैसे सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल होता है, फिर सॉलिड फ्यूल होता है, फिर लिक्विड फ्यूल होता है, 4 स्टेज के होते हैं, फिर एक में फिर सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और फिर क्रायोजेनिक फ्यूल। तो क्रायोजेनिक का मतलब ये होता है कि जिसको बनाया गया है सॉलिड फॉर्म के अंदर। क्रायो का मतलब ये टेम्परेचर बिल्कुल कम, ठीक है, माइनस का टेम्परेचर। तो इसी तरीके का एक चैम्बर होता है क्रायोजेनिक, तो उसका टेम्परेचर ही माइनस में रखते हैं, -2,000 तक चला जाता है। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो काफ़ी कम होने के कारण इसको क्रायोजेनिक तापमान की जरूरत होती है और उसके अंदर इसका भंडारण किया जाता है। ठीक है, फिर आप लोग देखते हो कि हाइड्रोजन जो है वो 2 तरीके से और है इसका भंडारण होता है। एक तो क्या है हाइड्रोजन, एक तो ये सतह पर मौजूद होता है। ठीक है, तो सतह जो है इसका अधिशोषण कर पाती है, जिसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं, अधिशोषण कर पाती। एक दूसरा क्या है, इसका ठोस पदार्थ के अंदर अवशोषण हो पाता है। तो यहां पर भी आपको क्या मौजूद दिखाई देगा, हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन का भंडारण किस किस रूप में होता है, गैस के रूप में होता है, तरल के रूप में होता है, और अपना कोई ठोस सतह है, ठोस सतह के अंदर बाहरी सतह पर भी आपको दिखाई दे जाएगा, ठोस पदार्थों की सतह पर एडजॉर्प्शन जिसको बोलेंगे। दूसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन हो जाता, अवशोषण है, उसको संग्रहित किया जा सकता है। तो इन तरीकों से किसको संग्रहित किया जा सकता है, हाइड्रोजन को। अब एक चीज यहां पर और आया है, और डेटा आया है, और वो ये है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वच्छ हाइड्रोजन उद्योग की क्षमता विकसित की जा रही है। तो स्वच्छ हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस को भी कहीं ना कहीं क्या करता है, कम करता है। और कैसे करता है, तो देखते हैं एक बार। हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग से जो उत्सर्जित होने वाले एक उत्पाद है वो होता है जल। देखो, बाकी जो भी चीज़ें हमारी जलती है, जिनका दहन होता है, तो वातावरण के अंदर क्या पहुंचाती है, वातावरण के अंदर प्रदूषण। लेकिन हाइड्रोजन ईंधन से हमारे पास क्या, उसका उप उत्पाद क्या निकल रहा है, जल निकल रहा है, जिस कारण से ये 100% क्या है, स्वस्थ है। आपने देखा, मैं आप लोग को बता देता हूं कि आप किसको जलाते हो, कार्बन को जलाते हो। तो जब आप कार्बन को जलाओगे तो कहीं ना कहीं वातावरण प्रभावित होगा, इनकम्प्लीट बर्निंग होगी। लेकिन आप हाइड्रोजन को जब आप जलाओगे, हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग करोगे,
उससे जो उत्सर्जन होगा उससे आपका क्या निकलेगा, जल। और जल तो आपको पता है 100% क्या है, स्वच्छ होता है। फिर दूसरा, हाइड्रोजन को माना गया है कि ये शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक वाहनों में ईंधन सेलों की शक्ति, घरेलू उत्पादन में इसकी क्षमता और ईंधन सेलों की उच्च दक्षता क्षमताओं के कारण एक वैकल्पिक ईंधन माना जाता है। मतलब जब ऑक्सीजन के साथ ये जलता है तो ये हाई कंबशन देता है, उच्च ज्वलनशील शक्ति देता है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक के अंदर जो हम सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर ये अधिक शक्ति प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये कुछ यहाँ पर इसका कार्य बताया गया है। एक चीज यहाँ पर बताई गई है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जब ये मिलता है तो एक ईंधन सेल 2 या 3 गुना अधिक कार्य सक्षम होते हैं, तो कार्य करने में अधिक सक्षम होते हैं। एक तो प्रदूषण कम कर रहा है, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचा रहा है, इसका उप उत्पाद जो है वो जल निकल रहा है, ईंधन सेल के इस रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर दिखाई दे रही है और इनकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक अच्छा प्रयास हो सकता है कि हम हाइड्रोजन मिशन को लागू करें और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करें। और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किसी ना किसी क्लास के अंदर अपना रिपीट हो ही जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर नीतिगत चुनौतियां क्या है, क्या क्या चैलेंजेस इसके अंदर आ रहे हैं। तो पहला तो क्या है कि जो हरित और नीला हाइड्रोजन है उसके निष्कर्षण को लेकर आर्थिक संधारणीयता हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से दोहन करने के लिए उद्योगों के सामने भारी चुनौतियों में से एक है। तो हाइड्रोजन का निष्कर्षण करना, उसको समावेशित रूप में देखना, तो वो थोड़ी सी एक हमारे सामने चुनौती है। फिर जो अभी हाइड्रोजन के उपयोग तथा उत्पादन में जो तकनीक यूज होती है जिसको कहा जाता है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, CCS, ये जो तकनीक है ये अपने अभी प्रारंभिक चरण में है और ये क्या है, ये काफ़ी महंगी है और इसको अगर अगले चरण में ले जाना है इसके अंदर लागत ज़्यादा चाहिए और लागत के अंदर फंड इश्यू करना पड़ेगा। फिर एक चीज़ और होती है कि जो ईंधन सेल होते हैं उस ईंधन सेल की रखरखाव लागत काफ़ी महंगी हो जाती है और रखरखाव लागत जो काफ़ी महंगी है तो उसकी वजह से हम इसको वैकल्पिक के तौर पे अभी देख रहे हैं। दक्षिण कोरिया के अंदर जैसा हुआ है। फिर आप लोग देख रहे हो कि ईंधन के रूप में उद्योग में हाइड्रोजन के व्यवसायिक उपयोग होते हुए हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और मांग निर्माण के लिए अनुसंधान विकास में भारी निवेश की आवश्यकता है। एक शब्दों में कहूँ तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ को बताती, क्या अभी हम हाइड्रोजन उत्पादन के प्रारंभिक चरण में हैं और प्रारंभिक चरण के अंदर है तो इसके उत्पादन के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, इसके भंडारण के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, इसमें उद्योगों से संबंधित जो समस्या है वो देखनी पड़ेगी और इनके लिए हमें क्या चाहिए, इनके लिए हमें निवेश चाहिए क्योंकि इसके अंदर निवेश अपना काफ़ी लगेगा। ऐसी तकनीक चाहिए हमें जिसको भारत अच्छे स्तर पर विकसित कर सके। नैनो टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी कुछ विकास कार्य किए जा रहे हैं लेकिन उसकी लागत बहुत अधिक है तो उसको आने में अभी समय लगेगा। तो ये कुछ हमारे पास चुनौतियां हैं, नीतिगत चुनौतियां किसको लेकर, हाइड्रोजन को लेकर। चलिए मूव करते हैं अब अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट जो चर्चा में रहा है, न्यूज़ में रहा है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। अब स्थिति अभी आपको पता चल जाएगी कहाँ पर है। तो इस सियाचिन ग्लेशियर के अंदर क्या है, क्या चीज़ देखी गई है, एक क्लो नामक एक विकलांग सदस्यों का एक दल है, CLAW, और यहाँ पर दूसरा क्या है, क्लो के साथ जो अपने सशस्त्र बल है उन्होंने भी यहाँ पर जो सशस्त्र बल के जो सेवानिवृत्त कर्मी हैं उनका दल भी इसके अंदर क्या हुआ है, शामिल हुआ है। तो क्लो और जो हमारी जो फोर्सेस है उन्होंने मिलकर क्या किया है, सियाचिन ग्लेशियर के अंदर ट्रैकिंग के लिए यात्रा शुरू की गई है। अब ये जो क्लो नामक संस्था है ये पहले भी इस प्रकार के प्रयास कर सकी है और विकलांग लोगों के अंदर, बाकी आम नागरिकों के अंदर ये क्या है, एक जन सूचना पहुंचाना चाहते हैं। तो ये जो अभियान है इसको ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड के स्थलीय विश्व रिकॉर्ड अभियान का एक हिस्सा माना गया है। तो ये विश्व स्तर का जो अभियान है उसका एक हिस्सा माना गया है और ये लोग विकलांग होते हुए ट्रैकिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जन आदेश जा रहा है कि आपको हिमालयन क्षेत्र से संबंधित
या अपने दल से संबंधित जो सूचना है उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आदान प्रदान करना है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर, ट्रैकिंग करने का विश्व रिकॉर्ड बनाने का ये लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, अब ये तो खैर एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हुई कि ये चीज़ें हुई है। सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित कहाँ पर है, अगर आप लोग देखते हो तो सियाचिन ग्लेशियर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप मैप के थ्रू देखो, ये अपना पूरा का पूरा पार्ट जम्मू कश्मीर का है, और इसमें भी आप लोग देखते हो तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है, ये वाला क्षेत्र जो ये भी चर्चा में रहा था, किस वजह से वो हमने बात की है। अब ये जो है इसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, ये अपना जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। ये जो है जो चाइना ने कैप्चर कर रखा है, अक्साई चीन का हिस्सा है ये वाला, और यहाँ पर अपनी कौन सी घाटी, सक्साम घाटी है, और इस सक्साम घाटी से नीचे क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। तो सियाचिन ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं तो अपनी एक रेंज है, एक श्रृंखला है काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उस काराकोरम पर्वत श्रृंखला के आपको उत्तर की तरफ दिखाई देगा, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय के अंदर ही अपनी कौन सी श्रृंखला आती, काराकोरम, और उसी काराकोरम श्रृंखला का हिस्सा है कौन, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये पूरा का पूरा इसके सबसे उत्तरी साइड में है। तो उत्तरी भाग के अंदर अवस्थित है कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर, जिसके उत्तरी भाग में एक तरफ क्या है, सक्साम घाटी है, और एक तरफ कौन सा हिस्सा है, अक्साई चीन का। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, काराकोरम, काराकोरम से नीचे लद्दाख आता है, और लद्दाख से नीचे जास्कर आती है। ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं जो किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का है। और यहीं से इस पूरे के पूरे क्षेत्र से अपनी इंडियन प्लेट स्टार्ट होती है, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। और उसके ऊपर आपको दिखाई देगा कौन सी जो स्टार्ट होती है, वो होती है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इन दो का हिस्सा है। अब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इनके बीच में था टेथिस सी। टेथिस सी के अंदर वलन पड़ा, और वलन की वजह से क्या हुआ, ये ट्रांस हिमालय बना, और इसी ट्रांस हिमालय से क्या बने, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 श्रृंखलाएं विभाजित हुई। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर भी है, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर, फिर ब्याफो है, बालतरो है, हिस्पर है। तो एक बहुत बड़ा ये क्षेत्र है सबसे ऊपर अवस्थित होने के कारण। ठीक है, तो ये था अपना किसके बारे में, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। आज की जो लास्ट न्यूज़ है वो है रामसर के बारे में। रामसर आपको पता है कि 1971 के अंदर, फरवरी 1971 के अंदर आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर ये रामसर अभिसरण हुआ है। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर है ना, रामसर सूची में भारत के 4 आदर्श स्थलों को शामिल किया गया है। वो 4 आदर्श स्थल कौन कौन से हैं, एक बार उनके ऊपर नजर डालेंगे। तो किसको लेकर ये शामिल हुआ है, आर्द्र भूमि में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि कौन सी, देखो नाम से पता चल रहा है, आर्द्र भूमि मतलब ऐसी भूमि जो कि क्या है, जो कि आर्द्र है। ये तो आप एक वर्ड बोल सकते हो, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी भूमि आ जाती है। अगर हम लोग भारत के रामसर स्थलों की बात करें तो संख्या में अभी ये 46 है, और 10833322 ये इनका स्थल है, जिसके अंतर्गत इतना हेक्टेयर क्षेत्र ये जो आच्छादित है। तो कौन कौन से 4 वो रामसर स्थल है, वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला रामसर स्थल जो है वो आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, गुरुग्राम के अंदर अवस्थित है, और ये जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। अभी यहाँ पर 220 से ज़्यादा प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है, और उसके अंदर कुछ टिटहरी वगैरह, वो 10 प्रजातियां लगभग विलुप्त प्राय की उस पे है। तो अभी इस हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को, ये सुल्तानपुर झील भी है यहाँ पर, तो इसको किसके अंतर्गत शामिल किया गया है, आर्द्र भूमि के अंदर। फिर एक आप लोग देखते हो हरियाणा की जो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है वो है भिंडावास, जो कि हरियाणा के झज्जर में अवस्थित है। भिंडावास और खपड़वास, ये 2 यहाँ पर झील है जो यहाँ पर है। भिंडावास वन्य अभयारण्य, यहाँ की जो झील है उसको भी किसके अंतर्गत रखा गया है, आर्द्र भूमि के अंदर रखा गया है। फिर आप एक देखते हो थोल, जो कि गुजरात के अंदर अवस्थित है, और यहाँ पर 350 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं।
थोल गुजरात की एक बहुत ही प्रमुख क्या है, झील है, और यहाँ पे 350 से अधिक प्रजाति है जो कि सर्दियों के मौसम में आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हुए, तो ये जो गुजरात है ये नेशनल हाईवे के नज़दीक में भी अवस्थित है, थोल इसको रखा गया है। और फिर एक अपनी आती है वाधवाना गुजरात। ये वाधवाना गुजरात जो है ये एक आर्द्र भूमि है और यहाँ पर भी आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। तो ये 4 आर्द्र भूमियों को रखा गया है किसके अंतर्गत, रामसर साइट्स के अंदर। रामसर साइट्स को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जीवन की नर्सरी भी कहा जाता है, जीवन का फेफड़ा भी कहा जाता है। और जो आर्द्र भूमि है उसके बारे में कुछ 1-2 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और देखनी है आपको। क्या आर्द्र भूमि विश्व की जो 40% आबादी है वो आर्द्र भूमि में निवास करती है, इन्हीं में प्रजनन करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैव विविधता की दृष्टि से आप लोग देखते हो या जीवों के संरक्षण से संबंधित आप देखते हो या उनके निवास से संबंधित आप देखते हो, तो आर्द्र भूमि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो 40% जीव आर्द्र भूमि है, यहाँ पर प्रजनन होता है नई प्रजातियों का, बाकी दूसरी प्रजाति आगे बढ़ती है, इसलिए इनको जीवन की नर्सरी भी कहा जाता है। आर्द्र भूमियों की जैव विविधता अलग मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, निवास वहाँ पर ज़्यादा होगा। अब आप एक चीज़ देखो, सुल्तानपुर जो झील मैंने आप लोगों को बताया या जो गुजरात का थोल क्षेत्र बताया, यहाँ से यूरेशिया से, यूरोप से पक्षी आते हैं और सर्दियों के मौसम में यहाँ पर निवास करते हैं, और यहाँ पर जब उनका प्रजनन होता है तो कहीं ना कहीं प्रजातियाँ भी बढ़ती है। फिर तीसरा क्या है कि ये क्या करते हैं, वातावरण से प्रदूषक को साफ भी करते हैं, तो इसलिए इनको पृथ्वी के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है। ये कुछ गैसों का जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाती है, उन गैसों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, और अवशोषण करने से क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं। फिर एक चीज़ आप लोग देखोगे तो 30% भूमि कार्बन आधारित का भंडारण करती है। तो ये क्या करती है, जलवायु परिवर्तन के लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो 30% भूमि है वो कार्बन का भंडारण करती है। जब कार्बन वातावरण में कम होगा तो कहीं ना कहीं जलवायु से संबंधित जो समस्या है वो भी कम होगी। तो रामसर साइट्स के अंदर शामिल करने का एक मकसद ये भी है कि हम इन सारी चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं। जब इनको लेकर अपनी बातें हो रही है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु से संबंधित, निवास से संबंधित, जैव विविधता से संबंधित उनके संरक्षण को लेकर बात कर रही है। दूसरा क्या है कि जो आर्द्र भूमियाँ है वो आपदा जोखिम को भी कम करती है, और जो तूफानों का जो वेग होता है उनको भी अवरुद्ध करती है। ये आपको पता है कि ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र है, और इस पूरे क्षेत्र के अंदर बीच में जल है और यहाँ पर भूमि है। मतलब जरूरी नहीं कि पूरा जल हो, भूमि भी हो सकती है। ऐसी कोई भी भूमि जहाँ पर जल अवस्थित है उसको आर्द्र भूमि बोल देंगे। तो जब यहाँ पर वेग आता है, तूफान आता है, तो ये पूरी भूमि का कटाव नहीं करता, क्योंकि जल है और जल भारी होने के कारण ये वहीं पर रुक जाता है। तो किस लिए, क्यों महत्वपूर्ण है आर्द्र भूमि, उसकी चर्चा मैंने यहाँ पर की है। अब थोड़ा सा हम लोग रामसर अभिसम्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो रामसर साइट्स है, फरवरी 1971 के अंदर ईरान के रामसर शहर से इसकी घोषणा की गई है, और यहाँ पर जो यूएनओ के 90% सदस्य देश है वो क्या है, वो इसका हिस्सा है। और आर्द्र भूमियों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता बनाया गया। कैसे, वो मैंने आप लोग को बताया गया है। फिर यहाँ पर आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए इसको, तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि विशेषकर जल पक्षी वास स्थल पर अभिसम्य, ये इसको कहा जाता है, ये नाम दिया गया है। मतलब आप देख सकते हो जल और पक्षी का निवास वहाँ पर हो रहा है, उसके लिए महत्वपूर्ण है ये। तो आर्द्र भूमि जीवन की नर्सरी है, फेफड़ा है, कुछ भी बोल सकते हो, शरीर भी है, जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है, जैव विविधता को बढ़ावा देता है, पक्षियों के निवास को बढ़ावा देता है, पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर शामिल करेगी, तो ज़्यादा शामिल होगी तो संरक्षण को लेकर ज़्यादा बात होगी, जैव विविधता को ज़्यादा बचाने की बात होगी। अब इसके अंदर एक रामसर के अंदर एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आ जाता है। उसके अंदर ये होता है कि किसी एक स्थल को हटाया जा सकता है, किसी एक दल को शामिल किया जा सकता है। तो अभी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर भी अगर आप लोग देखोगे तो उस मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक तो लोकटक झील, कहाँ की, मणिपुर की लोकटक झील, और दूसरा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान के अंदर। लोकटक झील आपको पता है मणिपुर की, और ये यहाँ पर
केबुलाम जाओ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क अकेला भारत का अवस्थित है। इनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया गया है। एक फिर आप लोग देखते हो तो इसके अंतर्गत ये जो सदस्य राष्ट्र है किसी एक रामसर स्थल को हटा सकते हैं और शामिल कर सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चिल्का झील। चिल्का को शामिल किया और चिल्का को हटाया गया। तो ये सारी की सारी सूचनाएं इसके अंतर्गत आती है। ये था अपना रामसर साइट्स के बारे में। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।